हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल लॉयन हार्ट कीन लर्नर। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम अपने इस चैनल पे देखेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 11 क्वेश्चन आंसर्स। फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स मीन्स पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मीन्स पुश या पुल, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश किया जाए या पुल किया जाए उसे हम उसका फोर्स अथवा बल कहते हैं, पुश और पुल। एंड फोर्स एक प्रकार का पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स में हमेशा बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस का जिक्र बहुत ज़्यादातर आपने सुना होगा। बैलेंस्ड फोर्सेस वो फोर्सेस होता है जो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है लेकिन रिजल्टेंट फोर्स जीरो रहता है। और अनबैलेंस फोर्स ये होता है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगता है लेकिन एक तरफ ज़्यादा है, मोर, तो रिजल्टेंट फोर्स भी मोर की साइड में ही होता है। दैट वन इज द अनबैलेंस्ड फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ सिचुएशन इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऐसे दो एग्जाम्पल दें जिसमें स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करते हैं। मीन्स आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, बट हेयर हिटिंग द बॉल कमिंग टू अस, आती बॉल को हिट करना तो डायरेक्शन चेंज कर दी हमने। किकिंग द फुटबॉल आ रही है, हमने उसको किक किया तो दूसरी डायरेक्शन में मोड़ दिया। दैट वन इज द एग्जाम्पल ऑफ change the state of motion of an object. Now question number 2, give two examples of situation in which applied force cause a change in the shape of an object. ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपके पास हैं जिनसे फोर्स अप्लाइड करने पर ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो जाती है। जैसे स्ट्रेचिंग ए रबड़ बेल्ट को खींचते हैं हम तो उसकी लेंथ चेंज हो जाती है, शेप चेंज हो जाती है। और रीशेपिंग क्ले टू मेक टॉय, और क्ले को हम रीशेप कर दें अगर, उससे हम कोई भी किसी प्रकार का टॉय बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए, टू ड्रा वाटर फ्रॉम ए वेल वी हैव टू डैश एट द रोप। सिंपल सा है, जब भी हम पानी खींचते हैं कुएं से, खींचते वर्ड आया ना तो पुलिंग का हो गया, ये पुल करते हैं हम लोग, तो आंसर है पुल। बी, ए चार्ज्ड बॉडी डैश एन अनचार्ज बॉडी टुवार्ड्स इट। चार्ज्ड बॉडी मीन्स जिसके ऊपर कोई चार्ज होता है, प्लस या माइनस का चार्ज होता है, वो अनचार्ज्ड बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, तो आंसर है अट्रैक्ट। सी, टू मूव ए लोडेड ट्रॉली वी हैव टू डैश इट। हम जब भी किसी लोडेड ट्रॉली को मूव करवाना चाहते हैं तो हम उसको क्या करेंगे, पुश करेंगे तभी मूव होगी। सिंपल आंसर इज पुश। डी, द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ एन अनदर मैग्नेट। एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरी मैग्नेट का भी जो अगर नॉर्थ पोल होता है तो वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर दूर भेजते हैं। 6th क्लास में आपने चैप्टर मैग्नेटिज्म वाले में पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एन आर्चर स्ट्रेच हर बो वाइल टेकिंग एम एट द टारगेट, सी देन रिलीजेस द एरो which begins to move towards the target. Based on this information, fill up the gap in the following statements using the following terms: muscular, contact, non contact, gravity, फ्रिक्शन, शेप, अट्रैक्शन। इन सब चीज़ों का यूज करते हुए फिल करें। ए, एक्चुअल में मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 4 है क्या। इसमें एक आर्चर अपने तीर कमान से तीर छोड़ता है और वो टारगेट की तरफ जाता है, लगता है, तो इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस फिलअप बनाए गए हैं, उनके बारे में आंसर देना आपने। और आंसर्स में ये मस्कुलर, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, शेप, अट्रैक्शन, ये ही भरने हैं। तो हम पढ़ते हैं ए, टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाइज ए फोर्स दैट काजेज ए चेंज इन इट्स शेप। जब भी एक आर्चर अपने कमान को खींचता है तो किस चीज में चेंज आता है, दैट वन इज द शेप, शेप में ही चेंज उसके आता है।
B. The force applied by the archer to stretch the bow is an example of कॉन्ट्रैक्ट फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस का एग्जाम्पल है क्योंकि उसमें मस्कुलर फोर्स लगता है. द टाइप्स ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ मस्क्यूलर फोर्स. कौन सा फोर्स? मस्क्यूलर फोर्स. डी. while the arrow moves towards its target, the forces acting on it are due to gravity and that due to friction of air. Means जो भी एरो हम छोड़ते हैं उसके ऊपर दो तरह के फोर्सेस लगते हैं. नंबर एक ग्रेविटी का, नंबर दो फ्रिक्शन ऑफ एयर. सभी को पता अच्छी तरह से. नाउ नेक्स्ट, in the following situations identify the agents exerting the force and the object on which it acts. State the effect of the force in each cases. जितने भी केसेस नीचे दिए गए हैं ए बी सी डी, इन सभी को पढ़ेंगे और इनके बारे में बताएंगे एजेंट, ऑब्जेक्ट और इफेक्ट्स क्या क्या पढ़ते हैं. ए. स्क्वीजिंग ए पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूसेस. जब भी हम लेमन को अपने हाथ से, फिंगर से निचोड़ते हैं तो क्या होता है? आंसर 5 में ए एजेंट फिंगर्स उसे टच करती हैं, ऑब्जेक्ट लेमन है और इफेक्ट क्या होता है? जूसेस इज एक्सट्रैक्टेड बाय फोर्स. जो हमारी फिंगर्स के साथ जो फोर्स लगाया जाता है लेमन पे, उससे जूस बाहर निकल के आता है. बी. टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम ए टूथपेस्ट ट्यूब. ऐसे ही एजेंट इसमें क्या रहेगा? फिंगर, ऑब्जेक्ट टूथपेस्ट ट्यूब और इफेक्ट क्या होगा? टूथपेस्ट कमिंग आउट बाय फोर्स. सी. ए लोड सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग while its other end is an hook fixed to a wall. इसमें एजेंट रहेगा लोड, ऑब्जेक्ट स्प्रिंग और एक्सपेंशन ऑफ स्प्रिंग. स्प्रिंग को खींचेंगे तो एक्सपेंड ही होता है वो, यू नो वेरी वेल. नाउ डी. एन एथलीट मेकिंग ए हाई जंप टू क्लियर द बार एट ए सर्टेन हाइट. इसमें एजेंट एथलीट है, ऑब्जेक्ट एथलीट्स बॉडी है. एथलीट जंप्स ओवर द बार के ऊपर से छलांग लगा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. A blacksmith hammers a hot piece of iron while making a tool. How does the force due to hammering affect the piece of an iron? Means जब एक लोहार ब्लैकस्मिथ लोहे को पीटता है तो क्या चेंज आता है? सिंपल है, उसकी शेप में चेंज आ जाता है. जब भी पीटता है तो लोहे की शेप में चेंज आता है. The force due to hammering change the shape of the piece of iron. आयरन का जो पीस होगा उसकी शेप में चेंज आ जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. An inflated balloon was pressed against a wall after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth. प्रेस किया जाता है वॉल के साथ और उसके बाद उसमें क्या करते हैं? सिंथेटिक क्लॉथ के साथ उसको रब करते हैं. इट वॉज फाउंड दैट द बैलून स्टिक टू द वॉल. और जब हम रब करके उसको दीवार से लगाते हैं तो वो दीवार के साथ चिपक जाता है. वट फोर्स माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बैलून एंड द वॉल. बैलून और वॉल के बीच में कौन सा फोर्स लगा होता है या कौन इसके लिए जिम्मेवार होता है? आंसर नंबर 7. The force which is responsible for the attraction between the ball and the wall is electrostatic force. Means इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है. When we rub the balloon by a synthetic cloth, जब हम इसको सिंथेटिक कपड़े से रब करते हैं, it gets charged. ये चार्ज हो जाता है. मीन्स इसके ऊपर प्लस या माइनस का चार्ज आ जाता है. When it is टेकन नियर द वॉल, जब हम इसको दीवार के पास लेके जाते हैं तो इट विल गेट अटैच्ड टुवार्ड्स द अनचार्ज्ड वॉल बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज द force exerted by a charged body on another
अनचार्ज बॉडी। ये सिर्फ चार्ज बॉडी के द्वारा लगाए गए फोर्स से अनचार्ज बॉडी के ऊपर उससे ये आपस में चिपक जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर held above ground level in your hand. Discuss why the forces acting on the bucket do not bring a change in its state of motion. तो एक बकेट है, उसको हमने पकड़ा हुआ है हवा में ग्राउंड के अंदर, तो उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस के बारे में बताना है और उसमें चेंज क्यों नहीं आता उसकी पोजीशन में, उसके बारे में बताना है। तो आंसर नंबर 8, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए प्लास्टिक बकेट आर, फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ लगता है। सेकेंड है मस्कुलर फोर्स, इट इज अप्लाइड बाय आवर हैंड्स टू लिफ्ट द बकेट in upward direction. Although these forces are acting on the bucket, but no change it found in its state of motion because the two forces are balancing each other and as a result net force is 0. ये दोनों के दोनों फोर्स आप देख सकते हैं, दोनों ही फोर्स, मस्कुलर फोर्स ऊपर की तरफ, ग्रेविटेशनल नीचे की तरफ, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या रहता है, 0। जब भी रिजल्टेंट फोर्स 0 आएगा तो बकेट क्या होगी, रिमेन स्टेशनरी, इन रेस्ट की पोजीशन में होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अ रॉकेट हैज बीन फायर्ड अपवर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। नेम द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड। ऐसे दो फोर्सेस बताएं जो एक रॉकेट के ऊपर अप्लाई होते हैं जैसे ही इसको छोड़ा जाता है लॉन्चिंग पैड से। आंसर नंबर 9, टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड आर, फर्स्ट फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर, जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका एक फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो उसके ऊपर अप्लाई होगा और इसको नीचे की तरफ खींचेगा, फ्रिक्शन का फोर्स, ओके, बाय द एयर, एयर के कारण। नेक्स्ट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुलिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का फोर्स भी इसको नीचे की तरफ ही लेके जाएगा, बट इसका जो एग्जॉस्ट गैस मोशन है यानी कि थ्रस्ट है ऊपर की तरफ, वो इसको ऊपर की तरफ लेके जाता है ओनली। तो लगने वाले फोर्सेस तो ज़्यादा हैं बट हमने दो का ही जिक्र करना था। ओके, नेक्स्ट नंबर 10, व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ ए ड्रॉपर विद इट्स नोजल केप्ट इन वाटर, एयर इन द ड्रॉपर इज सीन टू एस्केप इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। वंस वी रिलीज द pressure on the bulb, water gets filled in the dropper. The rise of water in the dropper is due to, मीन्स ये एक MCQ है और इसमें क्या पूछा गया है कि एक ड्रॉपर होता है, उसके ऊपर एक छोटी सी रबड़ लगी होती है, उस रबड़ को अगर हम प्रेस करते हैं तो उसके अंदर भरी हुई हवा सारी बाहर आ जाती है। जब भी हम उसको वाटर में डिप करके और उसको छोड़ते हैं रबड़ को, तो वाटर उसके अंदर भर जाता है। तो ये किस लिए संभव है, किस कारण से संभव है? आंसर नंबर 10, द राइज ऑफ वाटर इन द ड्रॉपर इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स डी ऑप्शन से ही संभव हो सकता है। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल लॉयनहार्ट कीन लर्नर। प्रेस बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स। खुश रहो, स्वस्थ रहो। ओके।